वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम 19 फरवरी की समसामयिक घटनाओं को 19 फरवरी के करंट अफेयर्स को देखने वाले। क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। आज का मोटिवेशन कोड है आप सभी के लिए, सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है आपके अंदर उत्साह, संघर्ष की इच्छा और सहनशीलता होनी चाहिए। आपके पास धैर्य, सहनशीलता होनी चाहिए, आपकी संघर्ष की इच्छा होनी चाहिए, आपको जुनून होना चाहिए कि मुझे मेरे हालात बदलने के लिए, मेरे जीवन को बदलने के लिए मैं इस समय संघर्ष करूंगा और चाहे कैसी भी परिस्थितियां रहे, हर परिस्थिति में मैं आज अपने कल को बेहतर बनाने के लिए आज मेहनत करूंगा और अपने संघर्ष को चुनौती देकर मैं इससे जरूर जीतूंगा। तो ये आपके अंदर उत्साह होना चाहिए संघर्ष के लिए, संघर्ष की इच्छा होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा, और इस क्लास की आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जुड़कर। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश के राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर प्रसिद्ध तमिल कवि थिरुवल्लुर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? किस देश में किया गया है? तो फिलीपींस में किया गया है। 75वीं वर्षगांठ है दोनों देशों की संबंधों की। इस उपलक्ष्य में जो तमिल कवि थिरुवल्लुर जी की प्रतिमा का अनावरण किया है फिलीपींस ने अपने यहाँ। भारत और फिलीपींस की इस वर्ष 75वीं वर्षगांठ है, जो संबंधों की 75वीं वर्षगांठ है। इस उपलक्ष्य में तमिल कवि जो थिरुवल्लुर जी है, इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है फिलीपींस में। अनावरण कहाँ पर किया गया है, कौन से कॉलेज है? एक कॉलेज है जो सेबू में स्थित है, गुल्लास कॉलेज में स्थापित की गई है, जो कि सेबू में। आपको ध्यान रखना है किस देश में स्थापित हुई है, फिलीपींस में। और यह किस जो युग से संबंधित है, तो संगम युग के कवि है। और इनकी रचना कौन सी है, थिरुवल्लुर की। तो थिरुक्कल जो रचना है इसकी, थिरुक्कल इनकी रचना है थिरुवल्लुर की प्रसिद्ध। और ये संगम युग के जो है, जो संगम युग से संबंधित थे। फिलीपींस की अगर बात करें तो मनीला इसकी राजधानी है फिलीपींस की। लुजोन द्वीप पर स्थित है यह। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो यह भी मनीला फिलीपींस में है। फिलीपींस वही देश है जिसने अपने यहाँ अभी हाल ही में जो गोल्डन राइस है, गोल्डन राइस पर बैन लगाया था। गोल्डन राइस को अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश भी फिलीपींस था। और गोल्डन राइस को अभी बैन भी किसने कर दिया है, अपने यहाँ प्रतिबंध लगा दिया है फिलीपींस ने। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय भी कहाँ पर है, मनीला में है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, यह भी कहाँ पर दिया जाता है, फिलीपींस में। माउंट ताल और माउंट मेयन ज्वालामुखी भी फिलीपींस में स्थित है। माउंट ताल और माउंट मेयन ज्वालामुखी, तो ये फिलीपींस के बारे में ध्यान रखना है। और अभी हमने ब्रह्मोस की फर्स्ट खेप किसे निर्यात की है, तो ब्रह्मोस का पहली बार भारत ने किसे निर्यात किया है, फिलीपींस को किया है। और सेकेंड देश कौन सा बन गया है ब्रह्मोस प्राप्त करने वाला, तो जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया यह सेकेंड देश प्राप्त बन गया है भारत से जो ब्रह्मोस को खरीदने वाला। और पहला देश कौन सा है, तो पहला देश जो है फिलीपींस है। अभी हाल ही में इंडोनेशिया किसका 10वां नवीनतम सदस्य भी बना है, तो जो ब्रिक्स संगठन है हमारा, ब्रिक्स का नवीनतम 10वां सदस्य कौन बन गया है, तो ब्रिक्स का नवीनतम 10वां सदस्य अभी इंडोनेशिया बन गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इंडोनेशिया नवीनतम 10वां सदस्य बना है, किसका भी, ब्रिक्स का। इससे पहले जो 5 नए सदस्य बने थे, इसके कौन कौन से सदस्य बने थे, ईरान, मिस्र, यूएई और इथोपिया ये इसके सदस्य देश बने थे। और सऊदी अरब ने इसे मान्यता नहीं दी अभी। और जो अर्जेंटीना है उसने ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया था। ब्रिक्स की 2025 में अध्यक्षता कौन करने वाला है, तो ब्राज़ील करने वाला है। 2024 में किसने की थी, 2024 के रूस के कजान शहर में हुई थी। और 2025 में ब्राज़ील अध्यक्षता करेगा ब्रिक्स की। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सेना किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मगोर्जन का 6वां संस्करण प्रारंभ करेगी, तो इंडिया और जापान की जो सेनाएं, इनके मध्य धर्मगोर्जन युद्धाभ्यास होगा। धर्मगोर्जन युद्धाभ्यास भारत और जो जापान की आर्मी है इनके मध्य आयोजित होना है। इस बार यह इसका 6वां क्रम होगा। और इस बार इसका होस्ट कौन रहने वाला है, तो जो माउंट फूजी स्थान है जापान में, माउंट फूजी इसका होस्ट रहने वाला है। और यह हमारी जो सेना है, भारतीय सेना, हमारी जो सेना है वह इसमें भाग लेने वाली है धर्मगोर्जन युद्धाभ्यास में। और यह एक आतंकवाद विरोधी युद्धाभ्यास है। इससे पहले जो
5th क्रम का युद्धाभ्यास था कहाँ पर हुआ था, तो यह राजस्थान के महाजन फील्ड में आयोजित हुआ था पिछली बार। और अभी इस बार जो महाजन फील्ड है, राजस्थान की महाजन फील्ड, यहाँ पर साइक्लोन युद्धाभ्यास का अभी हाल ही में जो शुभारंभ हुआ था भारत और मिस्र के मध्य। तो साइक्लोन युद्धाभ्यास भारत और मिस्र के मध्य जो राजस्थान है महाजन फील्ड में इसका आयोजन हुआ था। सैन्य मैत्री और जिमेक्स युद्धाभ्यास किसके मध्य होता है, तो यह भी भारत और जापान के मध्य होता है, सैन्य मैत्री और जिमेक्स युद्धाभ्यास। जो लुपेक्स मिशन है, लुपेक्स मिशन यह कौन लॉन्च करेंगे लुपेक्स मिशन को, तो इसे भी इंडिया और जापान, जो इंडिया की इसरो और जाक्सा है, यह संयुक्त रूप से लॉन्च करने वाले लोनर पोलर सैटेलाइट जो चंद्रमा के ध्रुव है उनके अध्ययन के लिए। जापान के बारे में अगर देखें तो इसकी राजधानी क्या है, टोक्यो इसकी राजधानी है, येन यहाँ की मुद्रा है जापान की, डाइट यहाँ की संसद को कहा जाता है। और उपनाम कौन कौन से जापान का, तो उगते सूरज का देश भी कहा जाता है जापान को, सुकुमारों का देश भी कहा जाता है, निप्पन का देश भी जापान को कहा जाता है। यहाँ के प्रमुख द्वीप कौन से है, तो होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु और शिकोकू यहाँ पर प्रमुख द्वीप है। और होन्शु द्वीप पर ही टोक्यो जो इसकी राजधानी स्थित है। और 2020 में जो 2020 के जो ओलंपिक थे कहाँ पर आयोजित हुए थे, 2021 में हुए थे, कोविड के कारण 2020 में नहीं हो पाए थे, तो टोक्यो जापान में हुए थे। और यहीं पर गोल्ड मेडल किसने जीता था, तो हमारे नीरज चोपड़ा जी ने भाला फेंक में यहीं पर गोल्ड मेडल जीता था। इसीलिए 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो दिवस कब मनाया जाता है, 7 अगस्त को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाते हैं, तो 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। और MPPSC में भी ये सवाल आया था राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की बीमा ट्रिनिटी के तहत कौन सी पहल प्रारंभ की गई है, तो किसने प्रारंभ की है, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, अर्थात जिसे हम IRDA कहते हैं। IRDA जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम IRDA के नाम से जानते हैं। भारत में बीमा क्षेत्र है, जो बीमा क्षेत्र में जो बीमा किया जाता है उसको कौन संचालित करता है या उस पर नियंत्रण कौन रखता है, तो IRDA उस पर नियंत्रण रखती है। और अब इसने बीमा ट्रिनिटी के तहत 3 पहले प्रारंभ किए, बीमा सुगम, बीमा विस्तार और बीमा वाहक। इन 3 जो है बीमा ट्रिनिटी के तहत इन 3 सुविधाओं या 3 जो योजना है इन्हें प्रारंभ किए IRDA के द्वारा। बीमा ट्रिनिटी के तहत 3 पहल प्रारंभ किए, बीमा सुगम, बीमा विस्तार और बीमा वाहक। बीमा सुगम के तहत जो बीमा की प्रक्रिया है उसे आसान बनाया जाएगा। बीमा विस्तार के तहत जो बीमा का विस्तार किया जाएगा, अर्थात दुर्घटना होने पर जीवन का जो जीवन बीमा है और जो संपत्ति है, संपत्ति को भी बीमा के रूप में कवर किया जाएगा। तो जो बीमा का जो क्षेत्र है इसका विस्तार किया जाएगा बीमा विस्तार के तहत। और जो बीमा वाहक है इसके तहत महिलाओं के लिए कार्य किया जाएगा स्पेशल बीमा क्षेत्र में। तो बीमा ट्रिनिटी किसने प्रारंभ की, IRDA ने की है, जो कि हमारा इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, इसके द्वारा बीमा ट्रिनिटी को प्रारंभ किया गया है। IRDA के बारे में अगर देखोगे तो इसकी स्थापना कब होती है, तो 1999 के एक्ट से IRDA की स्थापना होती है और बीमा सेक्टर को यह संचालित करता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर, हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाफ्टा पुरस्कार 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है, तो बाफ्टा अवार्ड में कॉन्क्लेव फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। बाफ्टा अवार्ड 2025 ये कहाँ पर दिए जाते हैं, ब्रिटिश में दिए, जो ब्रिटेन है यहाँ पर दिए जाते हैं। अगर बाफ्टा का फुल फॉर्म देखेंगे आप तो ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार इन्हें कहा जाता है। और इस बार किसे मिला है बाफ्टा अवार्ड, बेस्ट फिल्म का अवार्ड बाफ्टा में, तो कॉन्क्लेव फिल्म को मिला है। इसका होस्ट लंदन था। इस बार इसका 78वें क्रम का फिल्म फेस्टिवल था। किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, तो कॉन्क्लेव फिल्म को मिला है। इसके निर्देशक कौन थे कॉन्क्लेव फिल्म के, तो एडवर्ड बेजर इसके जो निर्देशक थे। और पॉलिटिकल फिल्म है, पॉलिटिकल पर आधारित फिल्म थी कॉन्क्लेव। तो ये आपको याद रखना है, ये ऑस्कर में भी आपको नाम दिखाई दे सकता है कॉन्क्लेव। या फिर एक और यह नाम एड्रियन ब्रोडी की पुस्तक है, एड्रियन ब्रोडी की जो पिक्चर है ब्रूट लिस्ट, इस फिल्म का नाम देख सकते हो आप। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है बाफ्टा में, तो एड्रियन ब्रांडी को मिला है। एड्रियन ब्रांडी को ब्रूट लिस्ट फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड बाफ्टा में। ओपनहाइमर की अगर बात करें तो 2024 में ऑस्कर पुरस्कार की विजेता कौन रही थी, ओपनहाइमर रही थी। ओपनहाइमर किसके ऊपर थी, तो ओपनहाइमर परमाणु बम के जनक थे, इनके ऊपर थी ओपनहाइमर फिल्म। अट्टम फिल्म की अगर बात करें तो हमारे जो 70वें क्रम के भी नेशनल फिल्म अवार्ड का वितरण हुआ है, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे, अट्टम को मिला है। त्रिवेणी अभी हाल ही में से ग्रैमी अवार्ड मिला है, जो चंद्रिका जी
का उपन्यास है त्रिवेणी, या जो एल्बम में जो चंद्रिका जी का एल्बम है त्रिवेणी, इसके लिए इन्हें अभी ग्रैमी अवार्ड मिला था। और अट्टम को 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रही मत्स्य 6000 का संबंध किससे है? तो मत्स्य 6000 का संबंध पनडुब्बी से है, पनडुब्बी है यह, और मिशन समुद्रयान के तहत इसे लॉन्च किया गया है। मिशन समुद्रयान, जो समुद्रयान मिशन है, इसके तहत मत्स्य 6000 पनडुब्बी को लॉन्च किया गया है। पनडुब्बी अर्थात यह सबमरीन है और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और कहाँ से इसे लॉन्च किया है? तो जो कट्टीपल्ली स्थान है चेन्नई के पास तमिलनाडु में, कट्टीपल्ली जो स्थान है, कट्टीपल्ली स्थान है चेन्नई के पास तमिलनाडु में, यहाँ पर इसका जो है परीक्षण किया गया है। इसका सफल परीक्षण किया गया है और परीक्षण में इसमें जो 500 मीटर की गहराई तक इसे ले जाया गया था। इसकी क्षमता 600 मीटर तक जाने की है, 6 किलोमीटर तक यह गहराई में जाएगी जल के अंदर, लेकिन अभी 500 मीटर गहराई में जाकर इसका जो है सफल परीक्षण कर लिया गया है। यह वास्तविक गहराई कितनी है? तो 6000 जो मीटर है, इतनी इसकी वास्तविक गहराई तक जाने की क्षमता होगी। और इसका उद्देश्य है कि गहराई में जाकर अनुसंधान करना, जो गहराई में खनिज तत्व छिपे उनके बारे में अनुसंधान करना, जो समुद्रयान मिशन है इसका उद्देश्य है। शार्क क्या होती है? तो शार्क जो है आपकी मछली होती है। विश्व की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी मछली शार्क होती है और इसे डॉग फिश के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो सूंघने की शक्ति है उसके लिए। ब्लू व्हेल और डॉल्फिन ये मछलियों के अंतर्गत नहीं आती है, ये स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आती है जो ब्लू व्हेल है। और सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? ब्लू व्हेल ही, जो ब्लू व्हेल मछली है ये सबसे बड़ा स्तनधारी है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, हाल ही में देश का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेश कुमार जी को नियुक्त किया है चुनाव आयुक्त के रूप में राष्ट्रपति के द्वारा। मुख्य चुनाव आयुक्त 26वें क्रम के यह मुख्य चुनाव आयुक्त होने वाले ज्ञानेश कुमार जी, इन्हें 17 फरवरी को राष्ट्रपति जी की द्वारा इनकी नियुक्ति कर दी गई है। और इन्होंने किसे रिप्लेस किया है? तो राजीव कुमार जी का स्थान इन्होंने लिया है। और 1988 बैच के IAS अधिकारी है जो ज्ञानेश कुमार जी। इनका कार्यकाल कब तक रहने वाला है? तो 26 जनवरी 2029 तक इनका कार्यकाल रहेगा ज्ञानेश कुमार जी का। और जो कार्यकाल कितना रहता है जो चीफ इलेक्शन कमीशन रहते हैं उनका, तो 65 वर्ष या 6 वर्ष का कार्यकाल, या तो 65 वर्ष की उम्र हो जाए या फिर 6 वर्ष हो जाए, इसमें से 65 वर्ष या 6 वर्ष का कार्यकाल रहता है इनका। इसके अतिरिक्त जो हमारे किए गए नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जो UPSC के अध्यक्ष और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो हेड होते हैं, इन तीनों का कार्यकाल कितना होता है? 65 वर्ष या 6 वर्ष जो पहले हो जाए। चयन समिति, अभी हाल ही में इसमें बदलाव किया गया था। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे इनके चयन की प्रक्रिया में, और चयन की प्रक्रिया में बदलाव के बाद पहली बार ज्ञानेश कुमार जी की नियुक्ति हुई है इस पद्धति से। तो इस चयन समिति में 3 सदस्य होते हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा के विपक्ष के नेता, यह तीनों इस चयन समिति में शामिल होते हैं। और इनके द्वारा बहुमत के आधार पर किसे जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाना है इसका निर्णय लिया जाता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये जो अभी बदलाव हुआ था और बदलाव होने के बाद पहली बार जो मुख्य चुनाव आयुक्त है इनकी नियुक्ति हुई है। चुनाव आयोग के बारे में देखिए तो 25 जनवरी 1950 को इसका गठन होता है। इसलिए भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाते हैं। आर्टिकल 324 में इसका वर्णन है। और वर्तमान में हमारा 3 सदस्यीय चुनाव आयोग है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। वर्तमान में जो मुख्य चुनाव चीफ इलेक्शन कमीशन है वो ज्ञानेश कुमार जी को नियुक्त किया गया है। और अन्य चुनाव आयुक्त 2 होते हैं, जो कि एक विवेक जोशी जी है, जो ज्ञानेश कुमार जी है यह मुख्य चुनाव आयुक्त बने, तो इनको अभी जो है नए चुनाव अन्य चुनाव आयुक्त के रूप में विवेक जोशी जी को शामिल किया गया है। और सुखबीर सिंह संधू, ये दोनों अभी अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। अगर विवेक जोशी जी का नाम देखें तो 2011 में जब जनगणना प्रारंभ होने वाली थी तो पूर्व जनगणना आयुक्त भी रहे विवेक जोशी जी। फर्स्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन रहे? तो फर्स्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सुकुमार सेन जी रहे। और फर्स्ट महिला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन रही है? फर्स्ट महिला जो
मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन रही है हमारी, तो रमा देवी जी फर्स्ट महिला निर्वाचन आयुक्त रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में देश की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी नीति का अनावरण किसने किया है, तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का अनावरण किस मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी की सरकार है, ये यहाँ पर सीएम है और यहाँ पर अभी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी को प्रारंभ किया गया है या इसका अनावरण किया गया है और देश का पहला राज्य है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की पॉलिसी को लागू करने वाला। और इसे कौन संचालित करने वाला है, इसकी नोडल एजेंसी कौन रहेगी, तो मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड इसका जो नोडल मंत्रालय या नोडल एजेंसी रहेगी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी। इसका उद्देश्य क्या है, तो नवाचार और उद्योग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य, अर्थात मध्य प्रदेश राज्य का कहना है कि हमारे यहाँ पर आइए स्टार्टअप कीजिए, हम सक्षम है आपको जो सुविधाएं प्रदान करने में, बेहतर कनेक्टिविटी, बेहतर बिजली व्यवस्था और बेहतर जो स्किल्ड वर्कर है यह उपलब्ध कराने के लिए। तो यहाँ बेहतर इकोसिस्टम मिलेगा आपको आपके इनोवेशन या आपके स्टार्टअप के लिए। नो क्वेरी पोर्टल, इसके साथ ही मोहन यादव जी ने नो क्वेरी पोर्टल भी लॉन्च किया है। तो नो क्वेरी पोर्टल भी मध्य प्रदेश सरकार लॉन्च करती है और निवेश प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए नो क्वेरी पोर्टल लॉन्च किया है मध्य प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में AI ग्रोक 3 का अनावरण किसने किया है, तो AI ग्रोक 3 का अनावरण अभी एलोन मस्क की कंपनी के द्वारा किया गया है। ग्रोक 3 यह क्या है, तो एलोन मस्क की कंपनी जो XAI कंपनी है इसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, इसका अनावरण किया गया है। और AI चैटबॉट है ग्रोक 3 क्या है, AI चैटबॉट है, एलोन मस्क की कंपनी XAI कंपनी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, इसका अनावरण किया गया है। और एलोन मस्क ने कहा है कि ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट और स्मार्ट जो AI चैटबॉट होने वाला है। जेमिनी किसका AI चैटबॉट है, तो गूगल का है। ओपन AI का चैटबॉट जो GPT 4.0 है और चीन के पास जो है डीपसीक जो AI चैटबॉट है। तो इन्होंने कहा है कि इनके ऊपर है या इनके ऊपर ग्रीक 3 जो है AI चैटबॉट इनसे भी बेहतर है, यह वर्ल्ड का फास्टेस्ट और स्मार्ट AI चैटबॉट होने वाला है। और इसका नाम क्या है, तो ग्रीक 3 इसका नाम है। ग्रीक का अर्थ क्या होता है, तो इन्होंने बताया है कि किसी भी चीज़ को पूरी तरह से गहराई से समझना ग्रीक का अर्थ होता है और इन्होंने अपने AI चैटबॉट का नाम ग्रीक रखा है। और एलोन मस्क की कंपनी XAI के तहत इसे लॉन्च किया गया है, इसका अनावरण किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है, तो इंडोनेशिया के द्वारा जीता गया है एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब। इसका होस्ट चीन था, इसका विजेता इंडोनेशिया रहा है। चीन को अपने ही घर में इंडोनेशिया ने पराजित किया है और जो है उप विजेता चीन रहा है, विजेता इंडोनेशिया रहा है। अगर बात करें फर्स्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम की, तो अभी कुछ समय पहले इनका अनाउंस हुआ था या इनका निर्णय लिया गया था। तो फर्स्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स का आयोजन कहाँ पर होना है, तो सऊदी अरब में पहली बार आयोजित होंगे ई स्पोर्ट्स गेम्स। 2027 में इनका आयोजन होना है फर्स्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम का। इंडोनेशिया की बात करें अगर, तो जकार्ता इसकी राजधानी है और आसियान का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जकार्ता में। भविष्य में इसकी राजधानी क्या हो सकती है, तो न्यू संतारा भविष्य में राजधानी हो सकती है। यहाँ पर प्रमुख द्वीप है सुमात्रा, बोर्नियो, जावा द्वीप स्थित है इंडोनेशिया के। और सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश भी कौन सा है विश्व का, तो यह इंडोनेशिया है, सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश भी, ये आपको ध्यान रखना है। इस बार अगर 2024 में आसियान की बैठक कहाँ पर हुई थी कोई पूछे, तो क्या लाओस, जो लाओस की राजधानी है वियंतिन है, यहाँ पर जो है आसियान की बैठक हुई थी, इस बार ध्यान में रखना आप। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल पहल किसने प्रारंभ की है, तो जी से गुजरात। तो गुजरात सरकार के द्वारा जो वंचित महिलाएं उनके उत्थान के लिए जी सफल योजना को प्रारंभ किया गया है। जी सफल योजना यह गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा प्रारंभ की गई है और इसका फुल फॉर्म है स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिलीज ऑफ लिवलीहुड। जो उसकी आजीविका है, उनकी आजीविका को चलाने के लिए उनको स्किल करना, उनकी स्किल का डेवलपमेंट करना, और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार है उनको उनके लिए जी सफल योजना प्रारंभ की है। स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिलीज ऑफ लिवलीहुड, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर परिवार है उनकी आजीविका के साधन के रूप में उन्हें कोई स्किल सिखाना या उनका स्किल डेवलपमेंट करना। और 5 वर्ष के लिए जी सफल जो है यह योजना प्रारंभ की है, जी सफल स्कीम प्रारंभ की है गुजरात सरकार के द्वारा। अब हम
जो है वन लाइन में देख लेते हैं करंट। उड़ीसा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में ट्रेल गार्ड एआई वाले कैमरों ने अवैध शिकार में भारी कमी की। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में अभी जो कैमरे हैं जो उसके कारण अवैध शिकार में कमी आई है, और ट्रेल गार्ड एआई कैमरे इनके कारण यह ऐसा हुआ है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा में। बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने हाइड्रोजन उत्थान हेतु उच्च एंट्रोपी मिश्र धातु PDCONEMN को विकसित किया है। तो हाइड्रोजन उत्पादन होती उच्च एंट्रोट्रोपी मिश्र धातु से इसका निर्माण किया गया है। ADR की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भाजपा को मिला सर्वाधिक 4,340 करोड़ का चंदा। तो ADR की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक चंदा किसे मिला है, सर्वाधिक फंड किसे मिला है, किस पार्टी को, तो भाजपा को मिला है। प्रधानमंत्री आशा योजना 2015 में यह प्रारंभ होती। प्रधानमंत्री आशा योजना का 2025-26 तक विस्तार कर दिया गया है। कब तक, 2025-26 तक प्रधानमंत्री आशा योजना का विस्तार किया गया है। अब आज के प्रश्नों को देख लेते हैं। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास कोमोडो प्रारंभ किया है, तो जो कोमोडो युद्ध अभ्यास है यह इंडिया और इंडोनेशिया के मध्य प्रारंभ हुआ था। 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं, तो एशियाई शीतकालीन खेलों में सर्वाधिक पदक चीन के द्वारा जीते गए। दूसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया था। विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करें अभियान यूनेस्को ने प्रारंभ किया है। देश का पहला बायो बैंक कहाँ पर प्रारंभ हुआ है, तो यह पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो दार्जिलिंग में यहाँ पर प्रारंभ हुआ है। इसरो ने रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का प्रोपोलेंट मिक्सर कहाँ लॉन्च किया है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में। भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ पर, उदयपुर राजस्थान में हुआ है। 56 मिनट 42 सेकंड में हाफ मैराथन जीतने वाले दुनिया के पहले धावक जेकब किलिपमो का संबंध कहाँ से है, तो यह युगांडा के हैं। 152 शहरी स्थानीय निकायों में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर नक्शा परियोजना किसने प्रारंभ की है, तो यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का संबंध किससे, तो RBI ने 6 माह का बैन लगा दिया। मुंबई से इसका संबंध है। दिवंगत अभिनेत्री श्री कृष्ण वेणी का संबंध किस सिनेमा से है, तेलुगु सिनेमा से इनका संबंध था। आज के प्रश्नों को देख लेते हैं। राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर प्रसिद्ध तमिल कवि थिरुवल्लुर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है, फिलीपींस में किया गया है। किस देश के साथ संयुक्त सैन्य में आज धर्मघोर्जन प्रारंभ हुआ है, तो इंडिया और जापान के मध्य। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण बीमा ट्रिनिटी के तहत 3 योजनाओं को शुरुआत करती है, बीमा सुगम, बीमा विस्तार और बीमा वाहक। पुरुष बाफ्टा पुरस्कार 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है, कॉन्क्लेव फिल्म को। चर्चा में रही मत्स्य 6000 का संबंध किससे है, तो यह पनडुब्बी है, सबमरीन है। देश का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो ज्ञानेश कुमार जी नियुक्त हुए हैं। देश की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC नीति का अनावरण मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। AI ग्रोक 3 का अनावरण किसने किया है, तो ग्रोक 3 या ग्रीक 3 का अनावरण किसके द्वारा, एलोन मस्क की कंपनी है, इसके द्वारा किया गया है। एशियाई मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है, तो यह इंडोनेशिया ने जीता है, चीन को हराकर। वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल पहल किसने प्रारंभ की है, गुजरात सरकार के द्वारा, जी से गुजरात। धन्यवाद, जय हिंद। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और अगर आपका कोई कमेंट हो तो प्यारा सा कमेंट भी मेरे लिए जरूर छोड़ना। धन्यवाद।